आज हम सत्ता की साझेदारी है उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है, नेक्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन मोरल, नैतिक कारण, नैतिक कारण। सेकंड है प्रूडेंशियल, हिंदी में बोलेंगे इसको युक्ति परक। अब यहाँ हमें देखना जरूरी है, ये 10th क्लास के जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 नंबर का आता है। इस तरह का क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, मोरल, नैतिक, प्रूडेंशियल, युक्तिपरक, या फिर इसको कहेंगे जरूरी, कंपलसरी, जरूरी या कंपलसरी। नैतिक कारण क्या है सत्ता की साझेदारी? सत्ता मतलब जो पावर है लोगों के पास में, सभी लोगों के पास, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी लैंग्वेज ग्रुप का हो, वो उसको डेमोक्रेटिक राइट है या इक्वलिटी है प्रत्येक के साथ प्रोवाइड करनी चाहिए। नैतिक इसलिए जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो है डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। तो इसमें कंट्री का जो हेड है, क्योंकि मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटर गवर्नमेंट नहीं है, लीगल गवर्नमेंट है, और लीगल गवर्नमेंट के अंदर जो ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंट्री की या जहाँ गवर्नमेंट है कि यहाँ पावर शेयरिंग है वो सभी लोगों के साथ की जाए। जैसे हमने एग्जांपल पढ़े थे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की, ठीक। उसके अलावा हमने लेबनान है उसका एग्जांपल पढ़ा, लेबनान ने पावर शेयरिंग की। श्रीलंका में शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई पावर शेयरिंग ना करने की वजह से, लेकिन लास्ट में वहाँ भी पावर शेयरिंग करनी पड़ी। इंडिया में हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में पावर शेयरिंग है वो किस तरह से की जा रही है। सेकंड रीजन है प्रूडेंशियल, जरूरी प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि उसके जो लॉस और प्रॉफिट है उनको देखकर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, लाभ और हानि को देखकर, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, पावर शेयरिंग ना करने की वजह से उस देश में क्या है, सिविल वार हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध बोलते हैं एक देश के लोग आपस में लड़ने लग जाएं, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, और दूसरे एथनिक्स ग्रुप हैं उनके बेस पे यदि आपस में ही वो लड़ने लग जाए उसको बोलते हैं सिविल वार। तो जैसे कि सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज ग्रुप और सिंहला लैंग्वेज ग्रुप के बीच में। इसलिए ये कंपलसरी है, प्रूडेंशियल है कि वहाँ पावर शेयरिंग की जाए। पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो जो दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप है वो पहले पॉलिटिकल एजिटेशन करेगा, स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद फिर वो जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है उसको अपनाना स्टार्ट करेंगे, कई टेररिस्ट ग्रुप बन जाते हैं, वायलेंस स्टार्ट होने लग जाते हैं। बहुत सारे देशों में इस तरह की क्या है समस्याएं आ रही हैं। तो पावर शेयरिंग है उसके 2 ही रीजन है, एक है मोरल, दूसरा है प्रूडेंशियल। नेक्स्ट है, इसमें फिर एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश की गई है जर्मनी के द्वारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका एक कार्टून दिया है, उस कार्टून के द्वारा बताने की कोशिश की गई है कि जर्मनी यूरोप का है देश। जर्मनी क्या है, 2 पॉलिटिकल पार्टी है मेन, एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है उनके नाम है, और दूसरी पार्टी है उसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक
पार्टी, दो पार्टी हैं, दोनों आपस में इलेक्शन लड़ती हैं। जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस तरह यहाँ पर भी जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में मुकाबला होता है। अब इसमें कई बार कभी ये जीत जाती है, कभी ये जीत जाती है इलेक्शन में, लेकिन 2005 में क्या हुआ, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। ठीक है, दोनों पार्टी इनको मेजोरिटी नहीं मिली, बहुमत जिसको बोलते हैं, मेजोरिटी बताया था मैंने 51% सीट होनी चाहिए किसी भी जगह, वो नहीं मिली। नहीं मिलने से इन्होंने क्या है, दोनों ने मिलकर ही सरकार बना ली है। ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कि किसी पार्टी को, इंडिया में तो क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जैसे बीजेपी कांग्रेस मिलकर ही सरकार बना ले, तो इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी इसलिए क्या कोalition गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस से छोटी पार्टियों को मिला के उसने यूपीए अलायंस बना रखा है, बीजेपी है उसने और बाकी पार्टी है उनको मिलाकर एनडीए बना रखा है। तो यहाँ आपस में इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ दो पार्टी हैं, दो में से किसको करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने आपस में ही सरकार बनी। ये भी एक पावर शेयरिंग का एक पार्ट है। ठीक है, इंडिया में इस तरह का देखने को बहुत कम मिलता है। जब शुरू में इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो पहली प्रधानमंत्री नेहरू के समय जो कैबिनेट बनी थी, उसमें कांग्रेस के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके लीडर को भी शामिल किया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया में धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है ये खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि BR अम्बेडकर, उनको शामिल किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नेहरू की जो गवर्नमेंट थी शुरू की उसमें शामिल थे। बाद में धीरे धीरे ये इन्होंने क्या है रिजाइन कर दिया कैबिनेट से। उसके बाद फिर ये ट्रेडिशन बन गया कि केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ही मिनिस्टर बनेंगे। तो जर्मनी है, इसने भी क्या है पावर शेयरिंग का एक क्या है एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड के सामने। आगे देखते हैं इंडिया में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, भारत में ये किस तरह से काम कर रहा है। भारत में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इन इंडिया। अब इंडिया में क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके बारे में, हमें पता लगेगा कि इंडिया में काफ़ी नीचे लेवल तक पावर शेयरिंग की जा रही है। फर्स्ट, पावर शेयरिंग एमंग different organs of government। हिंदी में लिख देता हूँ इसको, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। अब विभिन्न अंगों के बीच क्या है, इसको समझने के लिए तीन ऑर्गन है किसी भी गवर्नमेंट जहाँ डेमोक्रेसी होती है, तीन टैक्स होती है वहाँ पर, तीन ऑर्गन होते हैं उसके। एक होती है एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव एंड थर्ड जुडिशियरी। हिंदी में इनको बोलते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तीनों के पास बराबर की पावर होती है। कोई
आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, किंग होता था, क्वीन होती थी। इंडिया में तो किंग ही ज़्यादा रहे। जो तीनों पावर हैं केवल अकेले किंग के पास रहती थी, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की और जुडिशरी की। न्याय भी कौन करता था, राजा करता था। जो उसकी इच्छा में हुई, जो उसको अच्छा लगा, वही तुरंत फैसले करता था ऑन द स्पॉट। सही क्या है गलत क्या है बाद में देखा जाता था, ठीक। और एग्जीक्यूटिव खुद अपने आप में होता था, मिनिस्टर होते थे उसके, मंत्री होते थे सभासद, लेकिन उसकी मर्जी है वो उनकी सलाह ले या नहीं ले। और एक है लेजिस्लेटिव, इस लेजिस्लेटिव है, इसमें भी हम जो मंत्री हैं उसके उनको हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन तीनों जो पावर होती हैं वो किंग के अंदर होती थी। आर्मी रूल होता है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होता है, उसमें भी इनका पावर सेपरेशन नहीं किया गया है। ये मॉन्टेस्क्यू हैं, फिलोसफर थे, उन्होंने सबसे पहले ये पावर शेयरिंग है इसके बारे में या इसके बारे में बताया गया था। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो मिनिस्टर होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये एग्जीक्यूटिव होती है। क्या काम करते हैं ये पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। स्टेट में एमएलए होते हैं, विधायक, इनसे बन के विधायिका बनती है। इनका काम होता है जो ये मनमर्जी गवर्नमेंट की है उसको रोकने का काम, उनके कानून उनका विरोध करना, उन पे अंकुश लगाना। और जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट है जुडिशरी सिस्टम का सबसे बड़ा। उसकी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है तो उनके जो रूल बनाए उन्होंने, एक्ट लाए हैं, उनको बैन कर देती है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रही हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जुडिशरी। तीनों के अलग अलग काम है, कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस थ्योरी, चेक एंड बैलेंस। मतलब जांच और क्या है, संतुलन बनाए रखना। तीनों के पास बराबर की पावर होती है। पीएम प्रेसिडेंट किसके पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के होते हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी हो गए, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं। जुडिशरी के अंदर सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट में स्टेट का हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो यहाँ हम सेंट्रल लेवल के बारे में बात करेंगे, तीनों के पास बराबर की पावर होती है। ये है सत्ता की साझेदारी। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है, किसी पार्टी का इलेक्शन में जीत गए और वही अपनी मनमर्जी करने लग जाए। वर्ल्ड के कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हिटलर ने क्या है, इलेक्शन लड़े लेकिन नहीं जीत पाया, तो इनडायरेक्टली क्या आ गया, वो उसने जो रैक टाइम थी जर्मनी की उसमें आग लगा के और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट ले आए। और ये तीनों पावर है वो अपने आप में, जुडिशरी का भी खुद हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव खुद ही हो गया, ठीक है। अपनी पार्टी बाद में तो इलेक्शन कराना ही बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंट टाइम में तुम देखोगे नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, और भी कई जगह इस तरह के हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। कई जगह आर्मी रूल आ जाते हैं, आर्मी है वो भी इलेक्शन नहीं करवाते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम म्यांमार में चल रहा है। कई बार बीच में पाकिस्तान में आ जाता है, वहाँ डेमोक्रेसी है उसको कंटिन्यूस चलने ही नहीं देते हैं। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ है उनमें देख रहे होगे समस्या क्या चल रही है, यही चल रही है, ठीक है। इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनकी पार्टी सेना उनको बनने ही नहीं देना चाहती है। इसी चक्कर में उनमें क्या है, आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो हर देश के एक अपना सिस्टम होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में 75 ईयर हो गए और कंटिन्यूस डेमोक्रेसी फंक्शनिंग कर रही है। इनको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इधर ऊपर लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल, ठीक। हिंदी में बोलेंगे इसको क्षैतिज। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब तिरछा। तो तिरछे ये तीनों बराबर की पावर है तीनों के पास, लेजिस्लेटिव भी कम नहीं है, ठीक है।
इसमें मेजोरिटी होनी चाहिए कोई कानून बनाने के लिए। ऐसा ही नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट बन गई वो अपनी मनमर्जी के कानून लाने लग जाए। एग्जीक्यूटिव ये है, रूल लाने का पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। प्रेसिडेंट भी होते हैं इनके अंदर। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और एग्जीक्यूटिव ही इनकी अपॉइंटमेंट करती है। किसकी? जुडिशरी की। इनकी अपॉइंटमेंट नहीं करती है, ठीक है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है इंडिया में। और प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। और एमएलए एमपी है, वो किसको इलेक्ट करते हैं? वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। किसी के पास, अकेले के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि जिससे कि वो अपनी मनमर्जी करने लग जाए। डिक्टेटरशिप है, उसको रोकने के लिए ये पावर शेयरिंग है वो की गई है। तो इंडिया में ये हो रहा है, ठीक है। हम पहले पॉइंट को टिक लगा देते कि इंडिया में बेहतरीन ढंग से सेंट्रल लेवल पे ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास में पावर हो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड पावर शेयरिंग among different levels of government. Power sharing among different levels of government. सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों के मध्य। अब इंडिया में देखोगे तो 3 लेयर्स की या 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इंडिया में रेगुलर हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो लेयर 3 लेयर बना लेते हैं हम। सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य स्तरीय। और तीसरी लेवल पे है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। ये स्थानीय सरकार 2 तरह की होती है, एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। रूरल एरिया ग्रामीण शहरी क्षेत्र और अर्बन शहरी क्षेत्र। यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल होती है, म्यूनिसिपल बोर्ड होते हैं। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। इनको और नेक्स्ट चैप्टर है उसमें और ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है। तो ऊपर से नीचे तक पावर शेयर की गई है। ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया में इलेक्शन करा लिए, स्टेट है उनके पास कोई पावर ही नहीं है, उनको भी कुछ पावर दी गई है। और उनकी भी एक अपनी सरकार होती है। स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन होके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। यहाँ भी जुडिशरी सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट होता है। ज़्यादातर स्टेट है उनका अपना क्या है, खुद का हाई कोर्ट है। कुछ 1-2 राज्य हैं जिनके 2-3 को मिलाकर क्या है उनका हाई कोर्ट बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ उनका खुद एक ही हाई कोर्ट है।
लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनके मैंने बता दिए 2 पार्ट होते हैं, रूरल और अर्बन एरिया। तो ये लेयर के हिसाब से पावर शेयरिंग की गई है, सत्ता की साझेदारी ऊपर से नीचे तक गई है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ हेड कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और राज्यपाल गवर्नर होते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के 2, क्योंकि इंडिया में अलग अलग कल्चर होता है, शहरों का कल्चर अलग और रूरल एरिया का अलग होता है। तो रूरल एरिया में क्या है, वहाँ जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जिला प्रमुख के इलेक्शन होते हैं, चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पर जो अर्बन एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया है। जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें है मेयर होता है, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, कॉरपोरेशन होती है, नगर निगम। उससे छोटे होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, और छोटे होते हैं उनमें होती है म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका। तो इस तरह से पावर शेयरिंग ऊपर से नीचे की गई है। इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर है उसका वर्टिकल, वर्टिकल बोलते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया तिरछा, पहले वाले में बताया, दूसरे में है ऊपर से नीचे, ठीक है। इंडिया में इस तरह से भी पावर शेयरिंग की जा रही है। तीसरा देखेंगे हम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सत्ता की साझेदारी है विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप, इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप किस तरह से, इंडिया में रिलीजन है, ठीक है, हिंदू भी रहते हैं इंडिया, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, बुद्धिस्ट है वो भी रह रहे हैं। तो डिफरेंट पावर शेयरिंग है, ऐसा नहीं कि जो रिलीजन के हिसाब से या लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे श्रीलंका में लैंग्वेज के बेसिस पे पावर शेयरिंग नहीं कही। इंडिया में सभी को, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं, उनको भी क्या है, राइट्स दिए गए हैं। जैसे माइनॉरिटी है, उनको आर्टिकल है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, इनको कुछ छूट दी गई है कि वो अपनी कल्चर है या अपने रिलीजन है उसका क्या कर सकते हैं, उसकी तौर तरीकों को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं उन पर मेजोरिटी है वाले जो कानून है वो थोपे जाएं। जैसे श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज है उसको खत्म ही कर दिया, इंडिया में ऐसा नहीं है, हिंदी को पूरे इंडिया में थोप दिया। यहाँ 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, हिंदी के अलावा भी उन लैंग्वेज हैं उनमें भी अपना वो काम कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। तो विभिन्न जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं, उसके अलावा इंडिया में डिफरेंट टाइप के कास्ट हो गई, लैंग्वेज ग्रुप हो गए। नॉर्थ इंडिया है उसमें क्या है, हिंदी है उनको समझ लेते हैं। उसके अलावा भी साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे केरल में मलयालम हो गई, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु। वो अपने अपनी लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट करना या उनको प्रचार करने का पूरा अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी उनको कंपलसरी सीखना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं, उनमें हमने सत्ता की साझेदारी की है। इसके अलावा और भी कुछ समाज के ऐसे वर्ग हैं जो कि कुछ पिछड़े हुए थे, उनको मोनार्की सिस्टम के समय या ब्रिटिश पीरियड में इतने ज़्यादा उनको अधिकार नहीं मिले, उनको आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं मिला। उनको डेमोक्रेसी आने के बाद उनको कुछ राइट्स दिए गए या रिजर्वेशन सिस्टम किया गया पॉलिटिकली और गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जिनमें स्पेशली आदिवासी, एसटी और दलित, एससी और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज या कास्ट, इनको रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा ऊपर लाने की कोशिश की गई है या प्रयास किया गया है। किसके द्वारा किए गए, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, ऐसा कि जिससे कि सभी बराबर के लेवल पर आ जाए। नेक्स्ट चौथा तरीका है
पावर शेयरिंग एमंग फोर्थ पावर शेयरिंग वाई किसके द्वारा आती है? बाय पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट आंदोलन। तीन तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर ही है पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दल, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, नाम सुने होंगे, ठीक है। इंडिया की बड़ी पार्टी है, और भी हैं बहुत सारी पार्टी। एक चैप्टर आएगा पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। प्रेशर ग्रुप यूनियन होती है डिफरेंट, जो वर्किंग ग्रुप हैं, जैसे किसान हैं उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है, बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है, ट्रक ड्राइवर हैं उनकी अपनी यूनियन है, ऑटो ड्राइवर हैं उनकी अपनी यूनियन है, एम्प्लॉई है गवर्नमेंट के उनकी अपनी यूनियन है। तो इस तरह से उन्होंने यूनियन बना रखी है, और ये यूनियन है ये भी क्या करते हैं? पावर शेयरिंग का काम करते हैं। गवर्नमेंट ने कोई कानून लाए, कानून को पसंद नहीं है, विरोध करते हैं, ठीक है, आंदोलन करते हैं, गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वापस ले लेती है, नहीं तो वो चलता रहेगा वो कानून। ये हर देश में इस तरह का होता है। एंड मूवमेंट आंदोलन, डेमोक्रेसी में आंदोलन करना एक आम बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम पीसफुल मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम वायलेंस करेंगे, गवर्नमेंट है उसको दिक्कत खड़ी करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से इसका सेटलमेंट करेगी। तो पावर शेयरिंग है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, संविधान, उस समय ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इतना बड़ा कल्चर है तो उसमें 2 पार्टी या 3 पार्टी बनाने से काम चलेगा नहीं, तो क्या करें? मल्टी पार्टी सिस्टम रख दो। रीजनल पार्टी बनी, छोटी छोटी पार्टी। तमिलनाडु में अलग पॉलिटिकल पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके। कर्नाटक में अलग रीजनल पार्टी है, केरल में अलग रीजनल पार्टी है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, छोटी छोटी पार्टी हैं। ये सब रीजनल पार्टी क्या है? अपने लोकल इश्यू को उठाने का काम करती है, और ये भी पावर शेयरिंग का एक पार्ट है, पावर शेयरिंग करने का काम करती है। हर मुद्दे को, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टियां वो बड़े मुद्दों को उठाती हैं, छोटे जो लोकल रीजनल स्टेट लेवल के हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको रीजनल पार्टियां वो उठाने का काम करेंगे। प्रेशर ग्रुप बता ही दिए मैंने ऑलरेडी। और आंदोलन करके भी हम पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। इंडिया में आंदोलन ऐसा कोई वीक नहीं जब आंदोलन नहीं होते। तमिलनाडु से लेके और कश्मीर तक तुम देख लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है उनके खिलाफ आंदोलन चलते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन चलते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया में किसी ना किसी जगह हर वीक आंदोलन होते रहते हैं, ठीक है। और यदि बड़े आंदोलन करने हैं तो दिल्ली आ जाते हैं सभी जंतर मंतर पर, ठीक। तो ये क्या है? ये आंदोलन पावर शेयरिंग का एक पार्ट होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? आंदोलन करने के नाम पर क्या है? वायलेंस होने लग जाती है। फिर वायलेंस होती है तो फिर पुलिस है वो अपने तरीके से उस आंदोलन को शांत करने का काम करती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी, एक चैप्टर का नाम है। सत्ता है वो जो पावर होती है किसी, ठीक है, पहले राजा के पास में होती थी मोनार्की सिस्टम में। डेमोक्रेसी में डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट का लेयर होती है उनके पास में होती है। डिक्टेटर गवर्नमेंट है, उसमें जो हेड होता है डिक्टेटर, जैसे हिटलर हो गया, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन हो गया, और भी कई देश हैं। कई जगह आर्मी गवर्नमेंट होती है, आर्मी गवर्नमेंट है, मार्शल लॉ लगा देती है, आर्मी रूल होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम म्यांमार में चल रहा है, वहाँ पर भी पावर शेयरिंग नहीं की जाती है। पावर शेयरिंग है वो जरूरी है क्योंकि वो प्रूडेंशियल भी है और मोरल भी है। यदि पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी तो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी, और खतरे में पड़ेगी तो उस कंट्री के अंदर सिविल वार होना स्टार्ट हो जाएगा, और सिविल वार होने से क्या है? बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये चैप्टर मैं होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।